गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कृषि का वाणिज्यीकरण बताया था। वाणिज्यीकरण से क्या प्रभाव पड़े। आज हम लेंगे कुटीर उद्योगों का पतन। तो सबसे पहले लेंगे अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारतीय कुटीर उद्योग। अंग्रेज़ों के भारत आगमन के समय भारतीय कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थीं। भारत में सूत काटना और बुनना प्राचीन काल से ही एक घरेलू व्यवसाय था। भारत शताब्दियों से अपने सुंदर और महीन सूती कपड़ों के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था। कपड़ा देश के निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। इसके उत्पादन के मुख्य केंद्र संपूर्ण भारत में फैले हुए थे। ढाका विशेष रूप से अपने मुलायम सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है ग्रामीण हस्तकला की विशेषताएं। ग्रामीण हस्तकला उद्योग की मूल विशेषता यह थी कि ग्रामीण कारीगर को गांव में ही अपने शिल्प के लिए आवश्यक कच्चे माल जैसे लकड़ी, मिट्टी, चमड़ा, कपड़ा आदि का प्रबंध करना पड़ता था। जंगलों से लकड़ी मिल जाती थी तो मरे हुए जानवरों की लाश से मोची अपने काम के लिए चमड़ा निकाल लेता था। देश के प्राय प्रत्येक भाग में कपास की खेती होती थी। केवल लोहा बाजार से लेना पड़ता था। उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए गांव लगभग आत्मनिर्भर थे। गांव में जो चीज़ें बनाई जाती थीं उनमें से अधिकांश की खपत गांव में ही हो जाती थी और जो माल बाकी बच जाता था वह हर सप्ताह गांव में लगने वाले मेलों में बेचा जा सकता था। इसमें हस्तशिल्पी पूरे गांव का या कुछ एक विशेष परिवारों का सेवक होता था। ग्रामीण उद्योग केवल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं तक सीमित था। गांव में विलासिता की वस्तुएं उत्पादन करने वाले उद्योग नहीं के बराबर थे। ग्रामीण उद्योग के साथ साथ शहरी उद्योग भी विद्यमान थे। ग्रामीण उद्योगों द्वारा जहां गांव की सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, वहीं शहरी उद्योग अमीर और धनी व्यापारी वर्ग की विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करते थे। शहरी उद्योगों को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, शहरों के सारे औद्योगिक रोजगारों का बहुत बड़ा हिस्सा जो भारत और विदेशों के कुलीन और संपन्न लोगों के लिए विलासिता एवं अर्ध विलासिता के सामान तैयार करता था। दूसरा, उन रोजगारों का नंबर आता है जो राज्य या अंततः सार्वजनिक संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तीसरी किस्म के वे उद्योग थे जिसमें लोहा गलने, कलमी, शोरा तैयार करने या चूड़ी बनाने जैसे काम किए जाते थे। शहरी उद्योगों का बाजार अत्यंत सीमित था। बड़े शहरों में प्रत्येक उद्योग एक गिल्ड अथवा संघ यानी श्रेणी में संगठित था। प्रत्येक उद्योग का एक मुखिया होता था। वह चीज़ों और श्रमिकों का मूल्य निर्धारित करता था तथा छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा भी करता था। अनुभवी शिल्पकार नए शिल्पकारों को प्रशिक्षण देते थे। उद्योग एक वंशानुगत व्यवसाय था और शिल्पकार एक विशेष जाति का सदस्य होता था। अब हम लेंगे कुटीर उद्योगों के प्रति ब्रिटिश नीति। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी जिसका मूल उद्देश्य भारत के माल और उत्पादनों के व्यापार पर अपना एकाधिकार कायम करके मुनाफा कमाना था, परंतु कंपनी के व्यापारिक कार्यों में अनेक बाधाएं आईं। सर्वप्रथम, ब्रिटिश उद्योग अविकसित अवस्था में थे और विनिमय में भारत को कुछ नहीं दे सकते थे। केवल सोने चांदी के बदले में व्यापार किया जा सकता था। भारतीय कपड़े के आयात से इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग पर संकट के बादल मंडराने लगे। ऐसी स्थिति में 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में सूती कपड़े के आयात पर इंग्लैंड में प्रतिबंध लगा दिया गया और उसका आयात केवल इसी कारण किया जा सकता था कि वह यूरोप के अन्य भागों में बेचा जा सके। इसका कारण यह था कि भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मुकाबले अन्य देशों द्वारा निर्मित वस्तुएं नहीं ठहर सकती थीं। प्लासी और बक्सर के बाद स्थापित दोहरे शासन के अंतर्गत बंगाल का व्यापार, उद्योग और कृषि का सर्वनाश हो गया। कंपनी ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि भारतीय उत्पादकों से कम या लगभग नहीं के बराबर पैसा देकर अधिक से अधिक उत्पादित वस्तुएं प्राप्त की जाएं। कंपनी के अधिकारी तथा उनके प्रतिनिधि भारतीय जुलाहों को एक निश्चित समय में निश्चित प्रकार का कपड़ा तैयार करने के लिए विवश करते थे और फिर अपनी इच्छा अनुसार काफ़ी कम मूल्य चुकाते थे। आनाकानी करने वाले जुलाहों के अंगूठे काट दिए जाते थे। परिणाम स्वरूप सैकड़ों परिवार जो वस्त्र उद्योग में लगे हुए थे बंगाल छोड़कर भाग गए। वही स्थिति अन्य उद्योगों के कारीगरों तथा मजदूरों की भी हुई। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा निजी व्यापारियों को भी भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। अतः अब भारत के औद्योगिक पूंजीवादी शोषण का
ईस्वी के पूर्व भारत का महत्व इंग्लैंड के माल की मंडी के रूप में नहीं बल्कि लूटपाट या कर आदि के साधन के रूप में था, कर और नजराने आदि के साधन के रूप में था। 1813 के बाद भारत का महत्व इंग्लैंड के लिए इस दृष्टि से था कि इंग्लैंड की मशीनों द्वारा तैयार किया गया माल भारत में किस प्रकार खपाया जाए और इन मशीनों के लिए कच्चा माल किस तरह इंग्लैंड ले जाया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ब्रिटिश सरकार ने संपूर्ण भारतीय उपनिवेश का स्वरूप ही बदल दिया। ब्रिटेन ने ऐसे अनेक कानून बनाए जिससे ब्रिटेन के उद्योगों के हितों की रक्षा कर सके। इन कानूनों का भारत के कुटीर उद्योगों पर गहरा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अब हम लेंगे कुटीर उद्योगों के विनाश के कारण। तो पहला है मुगल सत्ता के विघटन से उत्पन्न स्थिति। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की केंद्रीय सत्ता तेजी के साथ पतन की ओर अग्रसर होती गई। मुगलों में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम न होने के कारण हत्या, अमीरों के षड्यंत्र और शक्ति के बल पर राज सिंहासन पर अधिकार किया जाने लगा। केंद्रीय सत्ता के निर्बल होते ही विभिन्न प्रांतों के सूबेदार केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगे। दक्षिण के मराठा शक्ति ने उत्तरी भारत में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया और मुगलों के संरक्षक बन बैठे। नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमणों ने देश में पहले से विद्यमान अशांति एवं अराजकता की स्थिति को और अधिक शोचनीय बना दिया। अशांति और अराजकता की स्थिति में कुटीर उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो पाया और बाद में वे यूरोपीय उत्पादों के साथ प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाए। दूसरा कारण था देशी रियासतों का अंत। भारतीय रियासतों के शासक परंपरागत भारतीय कुटीर उद्योगों के संरक्षक थे। वे कुशल शिल्पियों एवं कारीगरों को निरंतर सहायता एवं संरक्षण देकर प्रोत्साहित करते रहते थे। उनके राज दरबारों की साज सज्जा के लिए श्रेष्ठ कलात्मक वस्तुओं की मांग बनी रहती थी, परंतु भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना और उसके निरंतर विस्तार के फलस्वरूप अनेक देशी रियासतों का अंत हो गया, जिसकी क्षति भारतीय कुटीर उद्योगों को उठानी पड़ी। नेक्स्ट, तीसरा कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ से ही देशी कारीगरों का शोषण करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों कंपनी का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ता गया, उनका शोषण भी बढ़ता गया। बुनकरों का भारी शोषण होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के विश्वविख्यात सूती वस्त्र उद्योग को भारी क्षति पहुंची। यही स्थिति अन्य उद्योगों की भी हुई। कंपनी की नीति ने भारत के कुटीर उद्योगों को पतन के गर्त में धकेल दिया। अगला कारण है औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी मोड़ बिंदु सिद्ध हुई। इस क्रांति का भारत के कुटीर उद्योगों पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा। मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादन काफी सस्ता था। इन उत्पादों ने भारतीय माल को पहले तो विदेशी बाजारों से और फिर भारतीय बाजारों से खदेड़ना शुरू कर दिया। भारत के परंपरागत कुटीर उद्योग मशीनों से उत्पादित माल का मुकाबला नहीं कर सके। नेक्स्ट था भारतीय माल पर ऊंचे कर लगाना। भारत के कुटीर उद्योगों के पतन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी आर्थिक नीति का भी महत्वपूर्ण योग रहा। ब्रिटिश सरकार ने एक तरफ तो भारतीय उत्पादों के ब्रिटेन में आयात पर 20 से 80% तक आयात कर लगाकर ब्रिटिश उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया और दूसरी तरफ भारत में स्वतंत्र व्यापार नीति को लागू किया गया। परिणाम स्वरूप भारत के निर्यात व्यापार को गहरा धक्का लगा, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय बाजार ब्रिटिश उत्पादों से भर गए। चूंकि मशीन निर्मित वस्तुएं सस्ती थी और भारत की ब्रिटिश सरकार का उन्हें संरक्षण भी प्राप्त था, अतः देशी वस्तुओं की तुलना में उनका उपयोग बढ़ता गया। भारतीय बाजारों में देशी वस्तुओं की मांग कम होती गई। अगला कारण था पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। भारत के कुटीर उद्योगों के पतन में पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकरियों में लगे भारतीय और विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप इन कलात्मक वस्तुओं से संबंधित कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा और इन उद्योगों में लगे कारीगरों एवं शिल्पियों को अपने परंपरागत उद्योगों को छोड़कर जीविका उपार्जन के दूसरे साधन तलाशने पर मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट है विदेशी व्यापारियों द्वारा भारतीय कारीगरों का शोषण। ब्रिटिश सरकार ने अपने देश के व्यापारियों को पूरा संरक्षण दिया और समय समय पर उनके हितों की सुरक्षा के लिए कदम भी उठाती रही। इससे उत्साहित होकर विदेशी व्यापारियों ने भारतीय कारीगरों का जी भर के शोषण करना शुरू कर दिया। वे अपनी शर्तों पर भारतीय कारीगरों को कच्चा माल देते और अपनी इच्छा अनुसार तैयार माल का भुगतान करते। वे भारतीय कारीगरों को माल देने के संबंध में ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर देते जो सामान्य स्थिति में वे कभी नहीं करते। ठेके या अनुबंध के अनुसार माल न
खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती थी, जिससे भारतीय कारीगरों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। यही कारण है कि विदेशी व्यापारियों के आतंक और शोषण से भयभीत होकर हजारों कारीगरों ने अपने परंपरागत उद्योगों से ही नाता तोड़ दिया। नेक्स्ट था कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर रोक। इंग्लैंड में उभरते हुए नए औद्योगिक वर्ग ने इनकी व्यापारिक प्रभुसत्ता को सीमित करने तथा इसे ब्रिटिश संसद के अधीन करने का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। वास्तव में इस नए औद्योगिक वर्ग को अपने दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए उत्पादन की खपत के लिए भारतीय बाजार की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप 1813 ईस्वी में कंपनी को भारत में व्यापार करने के एकाधिकार से वंचित कर दिया गया और 1833 में कंपनी को सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। अब भारत के बाजार सभी अंग्रेज व्यापारियों के लिए खोल दिए गए, जिन्होंने शीघ्र ही भारत में विविध प्रकार की ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार खोल दिए। देश में पाश्चात्य ढंग के बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर घरेलू उद्योगों को समाप्त किया जाने लगा। नेक्स्ट था परिवहन के साधनों का विकास। ब्रिटिश शासन ने देश में परिवहन के आधुनिक साधनों का विकास किया ताकि भारत के आंतरिक भागों तक ब्रिटिश उत्पादों को खपाया जा सके और भारत का कच्चा माल बंदरगाहों तक जल्दी से पहुंचा सके। इस प्रकार सड़कों का विकास किया गया, विद्युत टेलीग्राफ प्रणाली का विकास किया गया, डाक व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किया गया। इन सब के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश कारखानों का सस्ता माल भारत के भीतरी भागों में पहुंच गया तथा कच्चा माल इंग्लैंड ले जाया जाने लगा। ऐसी स्थिति में भारत के कुटीर उद्योगों का पतन होना स्वाभाविक था। अगला कारण था अकाल। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद बार बार पड़ने वाले अकालों ने भी कुटीर उद्योगों के पतन में योगदान दिया। अकालों के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए, जिनमें कारीगर और शिल्पी भी सम्मिलित थे। इसके अलावा जो लोग बच गए थे उनकी स्थिति भी शोचनीय हो गई थी। जुलाहे, धोबी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई आदि शिल्पकार बेकारी और भूखमरी से पीड़ित हो गए और उनके व्यवसाय चौपट हो गए। और नेक्स्ट कारण था ग्रामीण आत्मनिर्भरता का अंत। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पूर्व भारत के गांव आत्मनिर्भर थे और गांवों की अधिकांश आवश्यकताएं ग्रामीण कुटीर उद्योगों द्वारा पूरी हो जाती थी। परंतु ब्रिटिश अर्थव्यवस्था ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर गांव की आत्मनिर्भरता का अंत कर दिया। अब ग्रामीण लोग भी सस्ती विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने लगे। इसका प्रभाव ग्रामीण कुटीर उद्योगों पर पड़ा। जुलाहे, कुम्हार, लोहार आदि शिल्पकारों के लिए जीविका चलाना कठिन होता गया और वे अपने परंपरागत व्यवसायों को छोड़कर अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होते गए। नतीजा ये निकला कि भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा। तो ये थे सारे भारतीय कुटीर उद्योगों के विनाश के कारण। अब हम लेंगे कुटीर उद्योगों के पतन का प्रभाव। तो पहला प्रभाव था अर्थव्यवस्था पर घातक प्रहार। कुटीर उद्योग भारतीय आर्थिक समृद्धि के आधार थे। उनके पतन से भारतीय अर्थव्यवस्था को घातक प्रहार सहन करना पड़ा। उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई और उसकी प्रगति एवं समृद्धि का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मध्य युग में भारत की गणना संपन्न देशों में की जाती थी, परंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों की कतार में आ गया। वह एक निर्धन देश बन गया। दूसरा, व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव। ब्रिटिश शासन की स्थापना के पूर्व भारत का विदेशी व्यापार उसके काफ़ी अनुकूल था। भारतीय कुटीर उद्योगों के उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात होता था और आयात काफ़ी कम होता था। अर्थात विदेशी व्यापार का संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में रहा, जिससे भारत की समृद्धि बनी रही। ब्रिटिश शासनकाल में कुटीर उद्योगों के विनाश से भारतीय निर्यात को भारी धक्का लगा। निर्यात की अपेक्षा आयात की मात्रा बढ़ती गई। आयात की गई विदेशी वस्तुओं से भारत के बाजार भर गए, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय वस्तुओं की मांग घट गई। व्यापार संतुलन के प्रतिकूल प्रभाव ने भारत की निर्धनता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। नेक्स्ट था खेती पर निर्भरता बढ़ी। कुटीर उद्योगों के पतन का परिणाम ये हुआ कि बहुत से कारीगर और शिल्पी बेकार हो गए और वे शहरों को छोड़कर गांवों की ओर जाने को मजबूर हो गए, जहां उन्होंने कृषि को जीविकोपार्जन का साधन बनाया। कृषि, जो पहले ही ब्रिटिश नीति की शिकार थी, और भी बोझ से दब गई। इसके साथ ही भूमि का विभाजन और उप विभाजन शुरू हुआ और कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या बढ़ती गई। इससे भूमि उत्पादन और खेती में लगे लोगों के बीच संतुलन बिगड़ गया। भूमि पर आश्रित लोगों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पादन में भारी गिरावट आ गई, क्योंकि भूमि सीमित थी। और नेक्स्ट कारण था कला कौशल को क्षति। भारत के कुटीर उद्योग अपने कला कौशल के लिए विश्व विख्यात थे। भारत के शिल्पकार कलात्मक वस्तुएं बनाने में निपुण थे और उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों का भारी मात्रा में निर्यात होता था। परंतु कुटीर उद्योगों के पतन के परिणाम स्वरूप भारत के कला कौशल को
अपूर्णनीय क्षति पहुंची, क्योंकि अब कलात्मक वस्तुओं की मांग घट गई और कलात्मक वस्तुएं बनाने वाले शिल्पकारों को जीविकोपार्जन के लिए दूसरे साधन तलाश करने पड़े। तो ये था कुटीर उद्योगों का पतन